पर्सन ए जो कि मेंटली इंसेन है पर्सन बी का कत्ल करता है, तो क्या पर्सन ए पे क्रिमिनल लायबिलिटी आयद की जा सकती है? हेलो गाइस, माय नेम इज शाह आमिर और आप देख रहे हैं लीगल इल्यूमिनेशन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी और द डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। एज यू नो, आप सबको पता ही है कि जो डिफेंस ऑफ इंसैनिटी है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। तो मैंने कोशिश की इस टॉपिक को दो हिस्सों में बांटने की। आज इस सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सेक्शन 84 की, यानी कि डिफेंस ऑफ इंसैनिटी की। दूसरा हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी। एंड नंबर थर्ड वो है द बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ इंसैनिटी डिफेंस केसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसैनिटी की। ये जो इंसैनिटी है, द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, इसको इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 84 में इंक्लूड किया गया है और सेक्शन 84 खुद चैप्टर 4 में इंक्लूड किया गया है अबाउट द जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस का मतलब यह होता है कि दैट अगर आपका केस इन डिफेंसेस में फॉल करता है, अगर किसी भी बंदे का केस इन डिफेंसेस में फॉल करता है तो उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आयद नहीं की जा सकती है। सो व्हाट इज इंसैनिटी? सबसे पहले हम इंसैनिटी की बात करते हैं। सो ये जो इंसैनिटी है, इंसैनिटी का मतलब होता है द डिफेक्ट ऑफ रीजन फ्रॉम द डिजीज ऑफ माइंड। सो अगर फ्रॉम द डिजीज ऑफ माइंड आपका जो रीजन है उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो आपको इंसेन कहा जा सकता। सेक्शन 84 states that nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Now अगर हम इस सेक्शन 84 की थॉरो रीडिंग करेंगे तो हमें इसमें से कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे और उन कीवर्ड्स की अगर हम मीनिंग निकालना शुरू करें तो हम जो सेक्शन 84 है उसकी एनालिसिस पे आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या कीवर्ड्स हैं। हमारे कीवर्ड सेक्शन 84 में हमारे मिल जाते हैं। वो चार वर्ड्स क्या है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, नंबर 2 इज एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, एंड नंबर 3 इज इनकैपेसिटी टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, एंड नंबर 4 आइदर रॉन्ग और कंट्ररी टू लॉ। ये जो चार कीवर्ड्स है इनको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आज बात करते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। Unsoundness of mind is wider than insanity and it includes any mental derangement caused by any reason. शम्सुल हुदा अपनी किताब The Principles of Law of Crimes in British India में कहते हैं कि जो unsoundness of mind है वो wider than insanity है और वो कहते हैं कि इसको deliberately use किया गया in the Indian Penal Code by its drafters. तो what is soundness of mind? It has the same meaning as insanity. It means the defect of reason from the disease of mind. वो कहते हैं कि unsoundness of mind it includes both the mental defects, that is congenital as well as postnatal, such as idiocy, melancholia, dementia, etc. ये सारी चीजें unsoundness of mind में आती है, लेकिन ये सारी चीजें insanity में नहीं आती। Remember that unsoundness of mind must be of such a nature as to destroy the cognitive faculties of the person to know the nature of the act or that he is doing what is wrong or contrary to law. लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो इंडियन लॉ है इस पे इंडियन कोर्ट्स ने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी को दोनों को ट्रीट अलाइक किया है। वो कहते हैं दीज आर सिनोनिमस टर्म्स। और आपने देखा चाहे वो लक्ष्मी वर्सेस स्टेट का केस हो, चाहे वो दयाबाई छगनभाई ठाकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस हो, या आपके पास रतन लाल का केस हो, ये सारे केसेस में कोर्ट ने कहा था कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज आइडेंटिकल टू इंसैनिटी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे कीवर्ड की विच इज इनकैपेसिटी एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेज यूज किया गया है सेक्शन 84 में है, वो है दैट द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है विच इज वेदर द पर्सन अक्यूज्ड is required by the section to be incapable of knowing the wrongfulness of his or her conduct or simple not knowing of such a nature. So इसका जवाब हमें लक्ष्मी वर्सेस स्टेट में मिल जाता है। In that case it was held that capacity to know is different from what a person knows, while the former is the potentiality, the later is the result of it. इसका मतलब ये होता है कि जो सेक्शन है वो आपका प्रोटेक्ट करता है दैट यू मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, नॉट दैट यू डू नॉट नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट। इसका मतलब यह होता है कि जो सेक्शन 84 है वो आपका प्रोटेक्ट करता है सिर्फ तब जब आप इनकेपेबल होते हैं ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ योर एक्ट
And if you do not know but are capable of knowing if you do not know the consequences of your act, if you do not know the nature of your act, but you are capable of knowing the nature of your act, then section 84 आपको protect नहीं करता है. This is very important. You must be incapable of knowing the nature of the act. It's not that you do not know, therefore you will be given the benefit of section 84. नहीं, ऐसा नहीं होता है. हमारा कीवर्ड है वो है at the time of doing it, which is very very important. So इंसेन बंदे को कब होना चाहिए? एक बंदा जो एक एक्ट करता है उससे पहले इंसेन है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, या एक्ट करने के बाद अगर वो इंसेन हो जाता है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा? इस बारे में हम बात करेंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर है द डिसिसिव पॉइंट ऑफ इंसैनिटी, दैट इज द क्रूशियल पॉइंट ऑफ इंसैनिटी. एक्ट बोलता है दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, who at the time of doing it. इसका मतलब यह होता है कि आपका इंसेन होना तब आपको प्रोटेक्शन देगा जब आप इंसेन होंगे उस वक्त जब आप वो एक्ट कर रहे होंगे. इट मीन्स दैट क्रूशियल पॉइंट ऑफ इंसैनिटी व्हेन द एक्ट इज कमिटेड, व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड. अगर आप उस वक्त इंसेन है देन सेक्शन 84 आपको प्रोटेक्ट करता है. लेकिन अगर आप उससे पहले इंसेन है या उसके बाद इंसेन है, they will be taken in totality. But the crucial point of insanity is when the act is committed. This is very important. It was held in Ratanlal versus State of MP and Dayabai Chhaganbhai Thakar versus State of Gujarat में. उसमें बेसिस में भी यही कहा था कि जो crucial point of insanity है वो है when the act is committed, when the offense is committed. और जो previous history होगी mental illness की वो relevant होगी in totality to ascertain whether the plea of insanity taken is genuine or just an afterthought. बात करते हैं nature of the act wrong or contrary to law, because section says that nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. So तीन चीजें हमें देखना है, nature of the act wrong and contrary to law. Nature of the act, when a person is incapable of knowing the nature of his act. एक आदमी को तब कहा जा सकता है दैट ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट जब वो उस एक्ट के फिजिकल कैरेक्टर्स को नहीं जान पाता, जब उसको उस एक्ट के फिजिकल कैरेक्टर्स की खबर नहीं होती. एक एग्जाम्पल सर जेम्स स्टीफन अपनी किताब में लिखते हैं. वो बोलते हैं एक इडियट है और इडियट एक बंदे को देखता है वो सोया हुआ है और वो उसका सर काट लेता है और उसके बाद बोलता है इट वुड बी सच अ फन टू सी हिम अवोक टू फाइंड हिज हेड. सो इसका मतलब यह है कि उसको लगता है कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ये बहुत फन होगा टू सी जब वो बंदा उठेगा और उसके बाद अपने सर को ढूंढने की कोशिश करेगा. और यहां पे ये सर्टेन है कि उसको इस अपने एक्ट के फिजिकल कैरेक्टर्स की कोई खबर नहीं, बिकॉज उसको कोई फन मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो बंदा जिसका उसने सर काटा है वो कभी स्लीप से उठेगा नहीं. सो ही डज नॉट नो द फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ हिज एक्ट. इट मीन्स दैट ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट. सो यहां पर इस केस में क्या उस इडियट की लायबिलिटी बनती है? नहीं, बिकॉज ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट. और उसका जो डिफेक्ट है दैट इज डिफेक्ट ऑफ रीजन बाय द मेंटल डिजीज. और एक टर्म आती है विच इज रॉन्ग और कंट्रारी टू लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे जो रॉन्ग है, टर्म रॉन्ग, इसकी मीनिंग बहुत कंट्रोवर्शियल है. दोनों टर्म्स ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है ना. कंट्रारी टू लॉ सबको पता है, विच मीन्स जो कानून के खिलाफ होगा. व्हाट इज रॉन्ग हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्ग हियर? देखिए यहां पे रॉन्ग की दो मीनिंग्स है. इंग्लैंड में इसकी एक नैरो मीनिंग दी जाती है. इसको बोला जाता है दैट रॉन्ग और कंट्रारी टू लॉ मीन्स द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग. लेकिन इंडिया में रॉन्ग की एक डिफरेंट मीनिंग दी गई है. इन अशीरुद्दीन वर्सेस द किंग, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ब्रॉडर मीनिंग दी टर्म रॉन्ग की. इसमें कहा था बिकॉज द वर्ड और इज यूज्ड, वहां पे एंड नहीं लिखा है, रॉन्ग एंड कंट्रारी टू लॉ, देयर इज रॉन्ग और कंट्रारी टू लॉ. रॉन्ग है और कंट्रारी टू लॉ है, दीज आर टू डिफरेंट टेस्ट्स because word or यूज किया गया है. So these are two different tests, and if the accuser is able to prove any one of them, he will be given the benefit of section 84. कोर्ट ने फर्दर कहा था कि जो यहां पे रॉन्ग यूज किया गया, इट मीन्स द मॉरल रॉन्ग एंड नॉट द लीगल रॉन्ग, बिकॉज लीगल रॉन्ग के लिए हमारे पास ऑलरेडी टर्म अवेलेबल है विच इज कंट्रारी टू लॉ. लेकिन मॉरल रॉन्ग का यहां पे कोई टर्म नहीं. इट मीन्स जो रॉन्ग है इसका मतलब है मॉरल रॉन्ग. साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो अगर हम रॉन्ग और कंट्रारी टू लॉ है इनको सेम ट्रीट करेंगे तो कंट्रारी टू लॉ जो है वो रिडंडेंट बन जाएगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी, और लेजिस्लेचर वुड नेवर यूज अ वर्ड विच इज रिडंडेंट.
सो आई होप आपने एनालिसिस ऑफ सेक्शन 84 यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नो अब हम बात करते हैं लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी के। इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना आप याद रखिएगा कि जो सेक्शन 84 है इट प्रोटेक्ट्स ओनली लीगल इंसैनिटी। ये आपको प्रोटेक्शन लीगल इंसैनिटी में देता है, ना कि आपकी मेडिकल इंसैनिटी में। यस, मेडिकल इंसैनिटी मे बी इंक्लूडेड इन लीगल इंसैनिटी समटाइम्स, एंड लीगल इंसैनिटी जो है वो कभी कभी मेडिकल इंसैनिटी में भी आ जाती है, बट दीज आर टू डिफरेंट terms. Legal insanity is protected under section 84 and medical insanity generally is not protected under section 84. इसकी मीनिंग कोर्ट ने लक्ष्मी वर्सेस स्टेट में दी गई थी, नेगेटिव टर्म्स में इसकी मीनिंग दी गई थी, और कोर्ट ने कहा था दैट देयर कैन बी नो लीगल इंसैनिटी अनलेस द कॉग्निटिव फैकल्टीज ऑफ द पर्सन आर सो impaired as to render him incapable of understanding the consequences of his act. का मतलब है उसकी कॉग्निटिव फैकल्टी जो होती है वो टोटली इंपेयर होनी चाहिए, और उस कॉग्निटिव फैकल्टी के इंपेयर होने से ही मस्ट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। अगर हम मेडिकल इंसैनिटी की बात करें तो मेडिकल इंसैनिटी का मतलब होता है वेरियस डिजीजेस ऑफ माइंड विच रेंडर अ पर्सन इनसेन इन द जजमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट, नॉट इन द आइज ऑफ लॉ। सो जब तक लॉ उसको इंसेन नहीं करार देता वो मेडिकल इंसैनिटी में आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकली भी इंसेन होता है और लीगली भी इंसेन होता है, एंड यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर अ पर्सन इज लीगली इंसेन व्हेन हिज इंसैनिटी इज प्रूव्ड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम। अब हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ इंसैनिटी। तो वी ऑल नो द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच सेज that in case of criminal cases the burden of proof is always on the prosecution to prove the case beyond reasonable doubt. So initial burden जो होता है ये always होता है prosecution पे, और उसका burden जो होता है it is to prove the case beyond reasonable doubt. लेकिन इसकी एक exception है, और ये एक्सेप्शन जो है सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है। कोई बंदा अक्यूज है किसी ऑफेंस का और वो कहता है दैट देयर वर सर्कमस्टेंसेस जो उसके केस को जनरल डिफेंसेस या जनरल एक्सेप्शंस और स्पेशल एक्सेप्शंस में लाएगा, तो वो सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट थी ये प्रूव करना उस अक्यूजर का काम होगा। फाइन, इसका मतलब यह है कि यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे नहीं है बल्कि इट इज ऑन द डिफेंस। यहां पे ये याद रखने की जरूरत है कि यहां पे कोर्ट विल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस। ये भी प्रिज्यूम करेगा दैट एवरी पर्सन इज सेन एंड इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज फैकल्टीज अनलेस द कंट्रारी इज प्रूव्ड। सेक्शन ए सेक्शन 105 की इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। वो कहता, और यहां पे जो एग्जांपल यूज की गई है वो इंसैनिटी की ही है, और यहां पे क्या कहते हैं कि दैट अ पर्सन इज accused of the murder, और वह एलिज करता है that by reason of unsoundness of mind he was incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. तो यहां पे illustration कहती है ये चीज प्रूव करना उस accuser का काम होगा that he was incapable of knowing the nature of the act. So by reason of unsoundness of mind obviously. इसका मतलब सिंपल है that जो बर्डन ऑफ प्रूफ, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ, इट इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन अगर कोई भी केस जो है, कोई भी अक्यूजर जो है वो एलिज करता है कि उसका केस जो है वो जनरल डिफेंसेस में फॉल करता है, या उसका केस जो है वो स्पेशल डिफेंसेस और स्पेशल एक्सेप्शन जो कि खुद सेक्शंस में लिखे गए होते हैं उनमें फॉल करता है, तो वहां पर वो जनरल डिफेंस अवेलेबल थी या वो जनरल एक्सेप्शन अवेलेबल थी, ये प्रूव करना उस अक्यूजर का काम बनता है। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस बर्डन? Now we also know that जो prosecution पे है उस पे जो burden होता है that he has to prove the case beyond a reasonable doubt. क्या burden of proof जो अब हम defense पे डाल रहे हैं सेक्शन 105 की तरफ से, क्या वो भी है beyond reasonable doubt? नहीं, ऐसा नहीं। यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है डिफेंस पे, उसकी जो डिग्री होती है वो सिर्फ उतनी होती है जितनी सिविल प्रोसीडिंग्स में होती है। इसका मतलब यह है कि उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और द बैलेंस ऑफ
प्रोबेबिलिटी। अब ये है कि अगर वो 51% प्रूव कर पाता है कि उसका केस जो है वो डिफेंसेस में आता है, देन ही विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ दैट डिफेंस। ही डज नॉट नीड टू प्रूव इट बियॉन्ड 100% और 99.9%। और यही बात कही थी टी.एन. लक्ष्मैया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में और दयाबाई छगनभाई ठाकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, जहां पे ये कहा था कि जो बर्डन होता है अक्यूज्ड पे वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट ऑफ प्रूडेंट मैन होता है, विच मीन्स द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज और द प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं और इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे द बेसिस ऑफ इंसैनिटी डिफेंस इन इंडिया, हम बात करेंगे द टेस्ट्स ऑफ इंसैनिटी और हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ इररेसिस्टिबल इंपल्स इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। एंड आई होप यू लाइक दिस क्लास, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं एक नया वीडियो बनाऊं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।